Hello everyone, welcome back to another video of your biotech guide. I am Ashi Vaishnav and today we are going to discuss about the identification and diplodization of haploid plants. क्योंकि अब तक जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो हमारे हैप्लॉइड प्लांट्स डेवलप होते हैं इन द लैब या फिर इन वीवो कंडीशन में भी अगर वो प्रोड्यूस होते हैं तो वो सेक्शुअली स्टेराइल होते हैं एंड दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, बट क्रोमोसोम डबलिंग कैन मेक दिस प्लांट्स फर्टाइल एंड आर कॉल्ड डबल हैप्लॉइड्स. तो हमें इनकी क्रोमोसोम डबलिंग करानी पड़ती है जिसको हम डिप्लोडाइजेशन कहते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि हम डिप्लोडाइजेशन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग विच केमिकल्स और विच टेक्निक्स, एंड आइडेंटिफिकेशन या सिलेक्शन हम कैसे करते हैं हमारे हैप्लॉइड प्लांट्स का. बट बिफोर मूविंग अहेड, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड watch the previous videos. I have put the link in the I button, so go and watch them. Moving ahead. हाँ, अब हिस्ट्री में हमें याद रखना है कि सबसे पहले एग्जिस्टेंस के बारे में, हैप्लॉइड्स की एग्जिस्टेंस के बारे में किस प्लांट में पता चला था, ये क्वेश्चन आ जाता है धतूरा में, धतूरा स्टेमोनियम. ठीक है. फिर गुहा एंड माहेश्वरी ने किस पे किस स्पीशीज पे करा था धतूरा की, धतूरा इनॉक्सिया पे करा था. ठीक है. डेवलपमेंट कराया था हैप्लॉइड एम्ब्रियोज का एंड प्लांटलेट्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर, मतलब इन्होंने एंथर कल्चर करा था. ठीक है, ऑफ धतूरा इनॉक्सिया. फिर उसके बाद में बॉर्गिन और हिश ने भी क्या काम किया था, इन्होंने फुल प्लेज्ड हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन कराया था फ्रॉम निकोशियाना टबैकम से. फिर नेक्स्ट आते हैं गाइनोजेनिक हैप्लॉइड्स. कब किसने प्रोड्यूस कराए थे, हमारे गाइनोजेनिक हैप्लॉइड्स प्रोड्यूस हुए थे किस प्लांट में, हॉडियम वल्गैरियम में. ये चीज़ याद रखनी है. किसने, सेन नोइम ने. नाम शायद नहीं इतना इंपॉर्टेंट होगा बट किस प्लांट में हुआ ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर फर्दर फिर वीट, मेज, सनफ्लावर, शुगर बीट, टबैको, इन सब के भी गाइनोजेनिक हैप्लॉइड्स बनाए गए. ठीक है. अब हैप्लॉइड्स हमारे जो हैं बेसिकली दो टाइप में कैटेगराइज करेंगे, मोनोप्लॉइड्स और पॉलीहैप्लॉइड्स. तो मोनोप्लॉइड्स में हमारा क्या आता है कि ऐसे हैप्लॉइड्स दैट पजेस द हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम डिप्लॉइड स्पीशीज इज कॉल्ड मोनोप्लॉइड्स. ठीक है. इसमें हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं मेज और बार्ले, है ना. पॉलीहैप्लॉइड्स वो होते हैं जो कि द हैप्लॉइड्स पोजेसिंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम अ पॉलीप्लॉइड स्पीशीज, मतलब कोई भी पॉलीप्लॉइड प्लांट है, जैसे वीट है. ठीक है. हेक्साप्लॉइड है हमारा वीट. अब इसके हाफ द नंबर क्या होगा, 3 होगा. ठीक है. तो 3 क्या है, 2 से ज़्यादा है, डिप्लॉइड कंडीशन नहीं है. तो इसका मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, 3 हो गया ना, 2 है ना 1 है. इनके जो हैप्लॉइड्स बनते हैं, पॉलीप्लॉइड स्पीशीज के जो हैप्लॉइड्स बनते हैं उनको हम पॉलीहैप्लॉइड्स कहते हैं. ठीक है. जैसे कि वीट या पोटैटो का बन रहा है. अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैप्लॉइड्स. हैप्लॉइड्स का आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, मतलब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये हमारा हैप्लॉइड बना है या फिर ये हमारा एनीप्लॉइड नहीं है. ठीक है. तो मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच यूज़ की जाती है. मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच में क्या है कि हम वेजिटेटिव या फ्लोरल पार्ट को देख के या सेल के साइज को देख के कंपैरेटिवली जो डिप्लॉइड प्लांट से और डिप्लॉइड प्लांट्स के लीव्स वगैरह का साइज और फ्लावर वगैरह का साइज कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा होता है, हैप्लॉइड प्लांट्स का छोटा होता है. तो उस बेसिस पे हम जज कर सकते हैं. लेकिन ये जो मॉर्फोलॉजिकल मेथड है ये इतना अप्रोचेबल या फिर इतना डिफ्रेंशिएटिंग मेथड नहीं है, मतलब हम फिर भी जज नहीं कर सकते. ठीक है. तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, जेनेटिक अप्रोच यूज़ करते हैं. कुछ जेनेटिक मार्कर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हैप्लॉइड्स. जैसे कि मेज के लिए कुछ मार्कर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्मॉल ए मार्कर है फ्रॉम ब्राउन कलर्ड एल्यूरोन, और कैपिटल ए मार्कर है पर्पल कलर वाले के लिए, और LG मार्कर है लिगुलेस कैरेक्टर के लिए. ठीक है. ये मेज के टर्म, मेज से रिलेटेड है, तो मेज के बारे में जब भी पढ़ोगे तब पता चलेगा. ठीक है. तो ये उसके जेनेटिक मार्कर्स हैं. अब आते हैं डाइप्लॉइडाइजेशन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स, मतलब होमोजाइगस प्लांट का प्रोडक्शन कैसे कराएं. ठीक है. तो बेसिकली हुआ क्या अभी तक जो हमने यहाँ स्लाइड में डिस्कस किया था कि इस पार्ट के लिए क्यूरियस रहना, ये वाले पार्ट के लिए. ठीक है. तो बेसिकली हमारा जब हमने कल्चर किया, हमारा प्लांट जो बना वो हैप्लॉइड प्लांट बना. ठीक है. अब क्योंकि वो हैप्लॉइड प्लांट है, उसके किसी भी सेल के अंदर डिप्लॉइड वाली कंडीशन नहीं है.
ठीक है। इस वजह से क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर कहीं पे भी डिप्लॉयड कंडीशन नहीं है। अब अगर हमें इस प्लांट का, जो इससे हैप्लॉयड प्लांट बना है, अगर इस प्लांट से फर्दर हम हैप्लॉयड प्लांट को हम डिप्लॉयड भी कन्वर्ट कराना पड़ेगा, सो दैट इससे जो हमारे फर्दर जनरेशन बने वो डिप्लॉयड जनरेशन आए, या उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें कॉलचाइसिन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मतलब इसको हमें हैप्लॉयड प्लांट को हमें डिप्लॉयड कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज एज आई डिस्कस्ड इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो कि हमारे जो हैप्लॉयड प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, दे कांट रिप्रोड्यूस, तो इसीलिए हमें डिप्लॉयडाइजेशन कराना ज़रूरी है, या फिर उनके क्रोमोसोम नंबर की डबलिंग कराना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम कॉलचाइसिन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, या फिर ट्रिफ्लुरेलिन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। क्यों हमारा डिप्लॉयडाइजेशन कराना ज़रूरी है? क्योंकि दे डू नॉट हैव द होमोलोगस क्रोमोसोम। इफ़ दे आर नॉट हैविंग द होमोलोगस क्रोमोसोम, सो दे कांट अंडरगो द मियोसिस। जब उनमें मियोसिस नहीं हो सकती है तो फर्दर रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? दैट इज़ वाई डिप्लॉयडाइजेशन कराना पड़ रहा है। गैमीट्स हैं, है ना, गैमीट्स को तो हमें, अब क्योंकि हैप्लॉयड प्लांट ही बना, हैप्लॉयड ही गैमीट्स बने, ठीक है, तो हैप्लॉयड गैमीट्स फिर उनको फर्दर भी तो आगे जाके जब मियोसिस होगी तो हैप्लॉयड से एन से क्या जीरो थोड़ी हो जाएंगे, 2 सेल बनेंगी डॉटर सेल, तो फिर एक में तो फिर एक हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा और एक सेल के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें उनके अंदर क्या डिप्लॉयड स्टेज तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में हमने देखा था, वो 2n स्टेज में होती है ना, तो वो 2n स्टेज लाने के लिए हमें उन सेल्स के अंदर 2n वाली मतलब कंडीशन क्रिएट तो करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज उससे फिर नेक्स्ट जनरेशन कैसे बनेगी प्लांट की, मतलब उसके गैमीट्स कैसे बनेंगे वरना। तो इस चीज़ को कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हैप्लॉयड प्लांट्स के अंदर हमें डिप्लॉयडाइजेशन कराना पड़ता है। हैप्लॉयड प्लांट्स में ग्रो अप टू अ फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है, बट वाइबल गैमीट्स कैन नॉट बी फॉर्म। अब क्योंकि हैप्लॉयड है हर सेल, तो फिर गैमीट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो वाइबल नहीं रहेंगे, क्योंकि उनसे फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ड्यू टू द लैक ऑफ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना, तो देयर इज नो सीड फॉर्मेशन, तो सीड फॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए हैप्लॉइड्स को हमें क्या कराना पड़ता है, डिप्लोडाइज कराना पड़ता है, मतलब क्रोमोसोम का डिप्लीकेशन कराना पड़ता है इस टू प्रोड्यूस द होमोजाइगस प्लांट, ठीक है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए 2 टाइप्स के दो मेथड्स मतलब यूज़ होते हैं। एक तो कॉलचाइसिन ट्रीटमेंट हो गया। कॉलचाइसिन का काम क्या है कि ये इनहिबिटर का काम करता है ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन होने से रोकेगा। अगर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगी तो सेल्स मतलब ऐसे इस तरीके से कंडीशन बन रही होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि वो क्रोमोसोम्स को हाफ सेपरेट आउट कर दिया जाता है। एक सेल के अंदर आधे क्रोमोसोम्स चले जाते हैं, एक सेल के अंदर आधे क्रोमोसोम्स चले जाते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि दूसरी सेल फॉर्म ना हो, मतलब दूसरी सेल फॉर्मेशन ना हो, मतलब सेपरेशन ना हो क्रोमोसोम्स का, उस चीज़ को इनहिबिट करने के लिए एक कॉलचाइसिन का ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हो। स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्रोमोसोम को खींचने वाला ही कोई नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलचाइसिन का ट्रीटमेंट मतलब करा जाता है डिप्लोडाइजेशन के लिए, ठीक है। अब 3 तरीके से हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कॉलचाइसिन ट्रीटमेंट को। या तो हम मैच्योर प्लांट को ट्रीट कराएं कॉलचाइसिन से बाय मेकिंग अ पेस्ट, ठीक है। हम पेस्ट प्लांट का पेस्ट बनाएंगे, मतलब लीव्स का पेस्ट बनाएंगे, उसमें कॉलचाइसिन ट्रीटमेंट दे देंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यंग प्लांट को ही डायरेक्टली ट्रीट कर दें कॉलचाइसिन सोल्यूशन से। या फिर थर्ड मेथड अप्लाई करने का है कि एक्सिलरी बड को हम रिपीटेडली ट्रीट कराएं कॉलचाइसिन से, ठीक है, 2-3 हफ्ते के लिए। अब यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि डिप्लॉयडाइजेशन हम कैसे करा सकते हैं या कॉलचाइसिन का काम क्या है, कैसे वर्क करता है वो, ठीक है। दूसरा मेथड है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस भी कराई जा सकते हैं। एंडोमाइटोसिस इज द सेम थिंग जो हम कॉलचाइसिन से कराने की कोशिश कर रहे हैं। एंडोमाइटोसिस वो फिनोमिनन है जहाँ पे हम क्रोमोसोम्स को क्या रख रहे हैं, डबल कराने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब वही चीज़ कि न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होने दे रहे हैं, हम उसको मतलब क्रोमोसोम्स को सेपरेट नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। तो एंडोमाइटोसिस को हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉलचाइसिन और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हैप्लॉइड्स पे। एप्लीकेशंस में क्या क्या आ जाएगा, तो एप्लीकेशंस में हमारा आ जाएगा सबसे वाइड एप्लीकेशन जो होगी वो हो गई हमारी होमोजाइगस लाइन का प्रोडक्शन डेवलपमेंट। होमोजाइगस प्लांट मतलब जिसके अंदर सेम टाइप के कैरेक्टर होंगे, एक ही टाइप के कैरेक्टर होंगे, उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होगी, ठीक है। कोई और रेगुलर कंट्रोल ही नहीं कर रहा है उस प्लांट के कैरेक्टर को, सिर्फ एक टाइप का एलील ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है।
तो होमोजाइगस प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। फिर हम एक्सक्लूसिव मेल प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब हम एंड्रोजेनेसिस को यूज़ कर रहे हैं, तो एंड्रोजेनेसिस से हम सिर्फ मेल प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। हमें उस प्लांट के अंदर दोनों टाइप के कैरेक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि मेल, जैसे हम प्लांट्स देखते हैं ना, उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, ठीक है। तो लेकिन इस मेथड को यूज़ करके हम सिर्फ मेल पार्ट वाला प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट वाला प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर म्यूटेशन इंडक्शन कर सकते हैं। म्यूटेशन इंडक्शन मतलब जैसे जो हमने लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इसमें, मतलब जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं कि हम पॉलिन के अंदर म्यूटेशन इंड्यूस करा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डालना है, उसमें कोई भी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन डालना है, जिससे कि अब जो प्लांट बनेगा उस पॉलिन से वो हमारा जो हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर वही कैरेक्टर्स आ जाएंगे, जैसे कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस आ जाएगी, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरीके से हम म्यूटेशन को इंड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन द हैप्लॉइड सेल्स ऑफ टबैको प्लांट वर एक्सपोज टू मेथियोनिन, तो इस तरीके से टबैको प्लांट में हमने कराया भी है, जिसमें हमने क्या किया, टबैको प्लांट में हमने मेथियोनिन सल्फॉक्सिमाइन इंड्यूस करा दिया, मतलब ये एक म्यूटाजन है जिसको हमने डाल दिया, जिसकी वजह से हमने क्या देखा, जो अब जो हैप्लॉइड प्लांट बना वो that showed a lower level of infection to Pseudomonas tabaci, तो वो Pseudomonas tabaci के अगेंस्ट रेजिस्ट हो गया वो प्लांट, ठीक है। ऐसे ही हमने डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ध्यान से सुनना, ये एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हवानसम्बाई, ठीक है। ये राइस की एक वेराइटी है जो कि लीफ ब्लास्ट के मतलब लीफ ब्लास्ट एक डिजीज़ है प्लांट्स में, तो राइस प्लांट की, तो उसके रेजिस्ट हमने राइस वेराइटी को प्रोड्यूस कराया, ठीक है। ऐसे ही बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंड राइस स्ट्राइप टेन्यूई वायरस के अगेंस्ट हमने इस वेराइटी को मतलब प्रोड्यूस कराया, ये हवानसम्बे जो है वेराइटी, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ों के लिए हमने इतनी सारी डिसीजेस और वायरस वगैरह के अगेंस्ट हमने इस वेराइटी को प्रोड्यूस कराया। फिर नेक्स्ट है हमारा बार्ले एक्सेशन Q21681, ठीक है। ये एक वेराइटी है बार्ले की जो कि रेजिस्टेंट है टू स्टेम रस्ट, लीफ रस्ट एंड पाउडरी माइल्ड्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारी, प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी प्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है हवाकियो बायो, ठीक है, जो कि हमारा इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है टू द ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है। ऐसे ही हम सॉल्ट टॉलरेंस प्लांट भी बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ वेराइटीज़ हैं, राइस की हो गई, वीट की हो गई, जो कि गुड सॉल्ट टॉलरेंस जिनमें देखी जाती है। एग्जाम्पल हो गया इन वेराइटीज़ का वीट हुआ, बेन 1244, ठीक है। साइटोजेनेटिक रिसर्च में हम यूज़ कर सकते हैं हैप्लॉइड प्लांट्स को। साइटोजेनेटिक रिसर्च में मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम एनीप्लॉइड प्लांट्स का प्रोडक्शन करा सकते हैं, प्लॉइडी डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी प्लांट की, और बेसिक क्रोमोसोम नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, और ऑरिजिन ऑफ क्रोमोसोम को भी वैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इंडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब वही मतलब हम डिफरेंट प्लॉइडी के प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हेक्साप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, कैसे भी प्लांट को हम प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो कई सारी वेराइटीज़ मतलब एक प्लांट की बन जाएंगी। फिर इवोल्यूशनरी स्टडीज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे डाईहैप्लॉइड्स हैं, डाईहैप्लॉइड्स मतलब हैप्लॉइड कोई हमने जो डिप्लॉइड में कन्वर्ट करवाया है, जो हम पढ़ रहे थे कॉलचाइसिन वगैरह का ट्रीटमेंट यूज़ करके, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे नॉर्मल डिप्लॉइड वाइल्ड प्लांट होते हैं और जो हमने डाईहैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करे हैं, उनके बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशन है उसको हम स्टडी कर सकते हैं, और ये रिलेशन टमाटो और पोटैटो के लिए स्टडी भी किया गया है, ठीक है। फिर ये कुछ लिस्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, मतलब जिसमें हमने इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस कराया है बाय यूजिंग द एंथर कल्चर, ठीक है। तो जिसमें से हमारी वीट जो है वो है, इसकी हमने कई सारी वेराइटीज़ बनाई हैं, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमने किए हैं, हाई यील्ड, रस्ट रेजिस्टेंट, कोल्ड रेजिस्टेंट, लार्ज स्पाइक्स, मोर टिलर्स, इस टाइप की वेराइटीज़ हमने प्रोड्यूस की, मतलब ये इम्प्रूवमेंट्स हमने कराए हैं। राइस के लिए हमने कई सारे इम्प्रूवमेंट्स कराए हैं, जैसे हाई यील्ड के लिए, गुड क्वालिटी के लिए, डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए। फिर टबैको के लिए भी हमने कई सारे बनाए हैं, जिनमें हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, माइल्ड स्मोकिंग हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, ठीक है। ब्रेसिका नेपस जो है ये लो यूरिक एसिड प्रोडक्शन के लिए हमने बनाई है ये वेराइटी, ठीक है। फिर लिमिटेशंस भी हैं कुछ हैप्लॉइड प्लांट के, जैसे कि हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुली हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन हो ही जाए,
दूसरी चीज़ हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन होने की मतलब वही लो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा, सिलेक्शन भी बहुत डिफिकल्ट है हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन का। जैसे कि हमने देखा ना कि मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे तो इतना अच्छे से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है या कहीं और कोई प्लॉइडी तो नहीं है। फिर उसके अलावा क्या है कि प्लॉइडी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। फिर मतलब जेनेटिक मार्कर्स भी हर किसी न्यू स्पीशीज़ के लिए डेवलप्ड नहीं है या फिर नोन नहीं है, तो हम जेनेटिक मार्कर्स को इजीली हर प्लांट स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट जेनेटिक मार्कर्स हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा लिमिटेशन हो गई। फिर दूसरा क्या है कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के लिए एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, मैनेजमेंट मतलब आना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्टीज़ नहीं जो वही इंसान कर सकता है जिसको ये आता है, हर कोई इसको इजीली परफॉर्म नहीं करा जा सकता, ठीक है। और इसके लिए एकदम पूरा टिश्यू कल्चर लैब चाहिए इस हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन कराने के लिए, तो हर कहीं पे या हर कोई इस काम को नहीं कर सकता। फिर दूसरी चीज़ क्या है, हैप्लॉइड के अलावा डिफरेंट टाइप के प्लॉइडी लेवल्स या प्लॉइडी प्लांट भी हम प्रोड्यूस हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हैप्लॉइडी प्रोड्यूस हो, कई बार हो सकता है किसी और प्लॉइडी का प्लांट भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, मतलब किसी में क्रोमोसोमल नंबर ज़्यादा भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ हैप्लॉइड प्लांट्स में हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ डिलीटेरियस इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, डिलीटेरियस ट्रेट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है कि किसी ना किसी, इतने सारे हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं या वो सब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम ही एलिमिनेट हो जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, जो कैलस डिराइव्ड फ्रॉम एंथर कल्चर इज यूजुअली डेट्रीमेंटल टू हैप्लॉइड प्रोडक्शन। तो मेनली जो है डायरेक्ट, जो हम दो टाइप के पढ़े थे ना, या तो वाया कैलस हम कर सकते हैं प्लांट रीजनरेट या फिर डायरेक्ट मेथड से, तो मेनली कैलस डिराइव्ड एंथर कल्चर को ही प्रेफर किया जाता है। फिर जो हमारे आइसोलेशन है हैप्लॉइड्स का फ्रॉम द कल्चर इज ऑफन डिफिकल्ट, वो भी डिफिकल्ट है, ठीक है। कल्चर से हैप्लॉइड प्लांट को पिक करना, आइसोलेट करना, ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। फिर उसके बाद में एम्ब्रियोज जो बनते हैं हैप्लॉइड प्लांट से, वो कई बार ऐसा हो सकता है कि एम्ब्रियो सक्सेसफुली नहीं बन पाए, अबॉर्ट हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि इसका एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि जो हैप्लॉइड प्रोडक्शन होता है, दे आर एसोसिएटेड विद द हाई इंसिडेंस ऑफ एल्बिनो, मतलब उनमें क्लोरोप्लास्ट की कमी देखी जाती है, मतलब कलरलेस प्लांट्स देखे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या है, द डबलिंग ऑफ हैप्लॉइड्स, डिप्लॉइडाइजेशन करा पाना इज नॉट ईजी, है ना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ होमोजाइगस प्लांट इज नॉट ईजी, हर बार नहीं हो सकता। सक्सेस रेट को बहुत कम है, लो सक्सेस रेट है इसका, ठीक है। इकोनॉमिकली काफ़ी कॉस्टली मेथड है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर बायोटेक गाइड, कीप वॉचिंग।